हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं पर्यावरण और हम। पर्यावरण और हम से जो आपका सब्जेक्ट है ये आपके कक्षा 5 का है। देख सकते हैं आप, ये 5वीं क्लास का SCERT की किताबें हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे आपको डिटेल्स में पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग कुछ टॉपिक को यहाँ से पढ़े थे। समग्र शिक्षा अभियान की ये जो किताबें हैं बहुत अच्छी किताबें मानी जाती है। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये लगता होगा कि ये जो PDF है, ये जो बुक्स जो है बकवास है। तो हम कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि कंपटीशन को फाइट करने के लिए अगर आप BPSC तैयारी कर रहे हैं या UPSC कर रहे हैं तो आपको ये सारी किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। हम लोग दिल्ली में जब तैयारी कर रहे थे UPSC का, तो एक किताब पढ़िएगा, महेश बड़वाल का ज्योग्राफी है, तो उन्हीं के पास हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक आप NCERT की किताबें 6 महीना अपने रूम पे पढ़ के नहीं आते हैं मेरे यहाँ, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पत्थर वही होता है, कुछ लोग उसे पूज के सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर इसी बकवास में लगे रहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है ना। देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि जब तक आप सटीक किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं होगा। बहुत सारे किताब, बहुत सारे नोट्स मार्केट में बाज़ारवाद है, बहुत सारा चीज़ें मिलता है। पढ़ने को तो बहुत सारा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आप अपने तर्क की कसौटी पे उसे कसिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। इसका मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है हमें इतना बोलने का अवसर मतलब आप लोगों ने मुझे नहीं दिया, बट हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सब होता है इस तरीके से। तो अभी बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करके हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करें, है ना। और आपसे लगाव होते जा रहा है, अटैचमेंट होते जा रही है ना। और इसीलिए हमें पूरे रात जग करके आपके लिए ही काम करना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि आप कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग देखिए फर्स्ट बार में मेरे जितने भी विद्यार्थी थे हमारे यहाँ BPSC का तैयारी करते थे 26 स्टूडेंट, और उसमें लगभग 13 स्टूडेंट जो थे जिन लोगों ने ऑलरेडी B.Ed कर रखा था, तो फर्स्ट बार में ही वो लोग कंप्लीट कर गया। बहुत बड़ी बात नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से, सही रणनीति से और डिसिप्लिन में अगर पढ़ाई करते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है अगर आप चाहेंगे तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बातें तो आपसे होते रहेगी, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक कर चुके थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। पांचवा भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा आ गया है सिंचाई के साधन। ये किताब जो 5वीं क्लास का है बहुत कुछ कहता है। अगर NCERT की किताबें आप पढ़ते हैं और SCERT की किताबें पढ़ते हैं तो इससे आपकी बौद्धिक विकास के साथ साथ आपकी मौलिकता भी आपके साथ जुड़ जाती है। आप मौलिक होने लगते हैं, चेतनशील व्यक्ति होने लगते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट देता है। और जब तक कोई बंदा इस किताब को नहीं पढ़ता, ना BPSC फाइट कर सकता है, ना UPSC फाइट कर सकता है। इसलिए सारे के सारे टीचर बोलते हैं कि भाई पहले आप NCERT और SCERT की किताबें पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय हम लोग 6ठा पढ़ेंगे। अध्याय हमारा ये 6ठा हो जाता है और 6ठा अध्याय में सिंचाई के साधन कहता है। देखिए, सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं, देखेंगे हम लोग। नलकूप हो जाता है, कुआं हो जाएगा, नदी हो जाएगा, नहर हो जाएगा, आहर हो जाएगा, रहट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सिंचाई के साधन होते हैं। और साथ ही साथ वर्षा, है ना, मानसून के समय में जब वर्षा होती है वो भी एक साधन ही है। कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। देखिएगा, अगर हम नलकूप की बात करें, है ना,
कुछ चीज़ें देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम नलकूप की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो नलकूप से जो सिंचाई होता है ना, इसमें देखिएगा एक पटना हो जाएगा। पटना में भी नलकूप से बहुत ज़्यादा सिंचाई होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका किशनगंज हो जाएगा, है ना, किशनगंज हो जाता है। और उसके बाद आपका अररिया हो जाएगा, जहाँ पे नलकूप से खेती बहुत ज़्यादा होता है ना। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई आपको पटना में होता है, और सबसे कम जो है वो रोहतास में होता है ना, रोहतास में होता है सबसे कम। जब पटना की चर्चा हुआ तो पटना देखिएगा, पटना बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला हो जाता है पटना, है ना। पटना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला हो जाता है, आपसे पूछता है। और ये जो किशनगंज आप देख रहे हैं, इसी किशनगंज में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा, है ना। और रोहतास के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। रोहतास में देखिएगा, रोहतास में यहाँ पे जो रोहतास है सबसे ज़्यादा, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो नलकूप ना के बराबर है, लेकिन रोहतास में एजुकेशन रेशियो सबसे ज़्यादा है। एजुकेशन जो रेशियो है सबसे ज़्यादा है, चाहे वो पुरुष का हो जाए और चाहे वो महिला का हो जाए, ठीक है, रोहतास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाया जाए, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोया जाता है ना। अगर हम लोग बात करें तो फसलों की चर्चा अगर हो जाए तो फसल 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। एक हो जाता है, वो हो जाएगा आपका खरीफ, है ना, एक खरीफ हो जाएगा, और दूसरा रबी हो जाता है ना, रबी। अगर गांव के आप लोग होंगे तब तो समझ ही जाएंगे। और तीसरा हो जाता है जायद, है ना। देखिए, सवाल पूछा जाता है कि रबी की फसल कब की जाती है, कुछ उदाहरण आपको याद रखना होगा, है ना। उसी तरीके से रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। हालांकि इस किताब में पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है, यह 5वीं क्लास का है, लेकिन इतना ज़रूर बताएगा कि सर्दी में कौन सा फसल होता है, गर्मी में कौन सा फसल होता है ना, किस फसल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, इतना ज़रूर बता देगा। और यही सब जो बेसिक सवाल है यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कहता है कि कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोया जाता है ना। कहता है कि खरीफ जो फसल है, खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एकदम। खरीफ जो फसल है जून जुलाई में बोया जाता है ना, और सितंबर और अक्टूबर में इसको काटा जाता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, कौन सा, तो खरीफ, है ना। और खरीफ में यहाँ पे देखिएगा, खरीफ में आपका सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो आपका हो जाएगा धान, है ना। धान हो जाता है, मक्का हो जाएगा, है ना। मक्का के बाद आपको सोयाबीन भी हो जाता है ना, और बाजरा भी हो जाएगा, बाजरा भी हो जाता है। ये खरीफ के उदाहरण हो जाते हैं, खरीफ का उदाहरण है, ठीक है। पूछता है कि खरीफ का जो फसल है कब बोया जाता है, तो जून और जुलाई में बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। उदाहरण में चावल हो जाएगा, धान हो जाता है, ठीक है, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए, हमारे बिहार में सर्वाधिक जो धान की खेती है वो रोहतास में होता है, रोहतास में हो जाएगा, है ना। चावल की खेती बहुत पहले सबसे ज़्यादा चावल का खेती पश्चिमी चंपारण में हुआ करता था। अभी पश्चिमी चंपारण में गन्ना का सर्वाधिक खेती होता है, और साथ ही साथ गेहूं का भी फसल जो है, उत्पादन जो है, ये रोहतास के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। चलिए, और जहाँ अब तक हम लोग सोयाबीन की बात किए, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, ठीक है। और दाल में क्या होता है, प्रोटीन ही पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने खरीफ किया, और खरीफ का जो उदाहरण है आपसे पूछा जाता है, आगे भी चर्चा मिलेगा, जो हमें याद था वो मैंने बताया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने खरीफ किया, ठीक है। अगला सवाल कहता है, और ये कहीं देखिए, कहता है फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, कौन सी फसल, तो सबसे ज़्यादा जब हम लोग धान का खेती करते हैं
तो धान का खेती पानी पे ही डिपेंड रहता है। सबसे ज़्यादा सिंचाई की और सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको है? धान को हो जाता है ना। और धान से एक बहुत ही खतरनाक गैस निकलता है जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस, है ना। और यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार और साथ ही साथ विश्व के बहुत ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने ऐसे खेती पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि इससे जो मीठे पानी का जो स्रोत है, देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग पढ़ लिए, ऐसे ही पढ़िएगा तब आप कंप्लीट कर पाइएगा। तो जो मीठे पानी का जो स्रोत है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कम होने की वजह से क्या हो जाता है? जल संकट पैदा हो जाता है ना। जल संकट पैदा हो जाता है। और ये जल संकट बिहार में भी है। आप दक्षिण बिहार में जाएंगे तो वहाँ पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। और यहीं आप देखिएगा उत्तरी बिहार, जब आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा, थोड़ा सा इसको क्लियर करें, है ना, ये हमारा, है ना, ये बिहार हो जाता है। ये मैप देख लीजिए, ये हमारा बिहार हो जाता है। और इसी के बीचों बीच गंगा नदी बहती है ना। और यही गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक हमारा उत्तरी बिहार हो जाता है, दूसरा दक्षिणी बिहार हो जाता है। उत्तरी बिहार में जो प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखता है हम लोग को, वो हो जाता है बाढ़ का प्रभाव। बाढ़ का प्रभाव, पानी ही पानी है उत्तरी बिहार में। और जो दक्षिणी बिहार हम लोग देखेंगे, यह सूखा ग्रसित क्षेत्र हो जाता है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा जल संकट पाया जाता है ना। यही कह रहा है। हालांकि मेंस में ये पेपर पूछा गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला है कि कौन सी फसल में कम पानी चाहिए और यह किस मौसम में बोई जाती है ना। कहते हैं किस मौसम में बोई जाती है, और एक ऐसी फसल बताइए जहाँ पे सबसे कम सिंचाई हो, कम पानी की ज़रूरत हो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रबी हो जाएगा, रबी, है ना। देखिए रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। भले इतना छोटा में आपको दिख रहा है, लेकिन अधिकतर सवाल यहीं से पूछा गया है। अगर ये पूछ दिया तो यहाँ से ही पूछेगा। क्योंकि बीपीएससी में आप 10 साल का कम से कम प्रश्न जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो 10 साल का प्रश्नों का कम से कम आप बनाइए, ताकि आप मूल्यांकन कर सकें। मूल्यांकन करने के बाद ही तय करना चाहिए। हर लोगों के जीवन में कुछ क्षमता होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, है ना, ताकि आप भी कुछ स्पेशल कर सकें। और हर लोग इस धरती पे स्पेशल ही है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कहता है कि कौन सी फसल में कम पानी चाहिए, है ना, कम पानी चाहिए, और यह किस मौसम में बोई जाती है। तो ये हो जाता है आपका रबी फसल। तो रबी फसल बोया कब जाता है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने खरीफ को देखा, उसी तरीके से हम लोग रबी देखेंगे। तो रबी जो फसल है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है ना। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगा? सर्दी होने लगेगा, यानी कि ठंडा का मौसम हो जाता है ना। रबी जो फसलें हैं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और यहाँ जनवरी और फरवरी में क्या किया जाता है? काट लिया जाता है रबी का, है ना। जैसे रबी का कुछ उदाहरण देख लीजिए। इसमें आपका गेहूं हो जाएगा, है ना, पूछा जाता है। गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाता है, जौ, और जई भी हो जाएगा, है ना, दाल भी हो जाता है, और अलसी भी हो जाएगा। अलसी, अलसी मतलब तीसी को कहा जाता है ना। यानी कि रबी फसल के कुछ उदाहरण भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो रबी हम लोगों ने देखा। रबी बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में। जो लोग खेती करते होंगे उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। यही वजह है कि बीपीएससी कहता है विद्यार्थियों को थोड़ा व्यवहारिक बनिए। ऐसा नहीं है कि यूनिक बहुत सारे जो प्रश्न हैं यूनिक पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। व्यवहारिक ही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बात किए जाए मेंस की, अगर बीपीएससी मेंस आप दे रहे हैं तो बीपीएससी मेंस में अधिकतर जो अप्लाइड सवाल पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक ही होता है ना। तो रबी जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और जनवरी फरवरी में काट लिया जाता है। खेती करने वाले जो हमारे मित्र जो विद्यार्थी हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो आपको खुद पढ़ा देंगे, है ना। और रबी की जो फसलों का जो उदाहरण है, गेहूं हो जाएगा, जौ हो जाता है, जई हो जाएगा, दाल हो जाता है, अलसी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लें। आगे देखते हैं। आगे देखिए, परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाबों और कुओं से सिंचाई करते थे, पर अब
नलकूप और बोरिंग आदि जैसे, है ना, यंत्रों से क्या करते हैं, ये साधन जुटा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये छठा अध्याय सिंचाई के साधन को कंप्लीट किया। हालांकि यहाँ से बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। हम अलग से आपके लिए बिहार स्पेशल अगर देखें तो बिहार हम आपको कराने वाले हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, बहुत बेहतर मटेरियल उससे मिलेगा, बिल्कुल मैप से आप पढ़ पाएंगे। मैपिंग के द्वारा ही हम आपको मतलब समझिए कि 10 से 15 मिनट में यहीं पे याद करा देंगे, है ना, चीज़ों को, ताकि प्रश्न जब भी आए तो आप बना सकें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जितना खाओ उतना पकाओ, है ना, ये टॉपिक है आपका अध्याय हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा 7 नंबर अध्याय हो जाता है ना। अध्याय में देखिए, जितना खाओ उतना पकाओ, ठीक है, लिखा हुआ है। कहता है कि शेखपुरा में बारात खाना खाकर 20 लोग क्या हो गए, बीमार हो गए, है ना, 20 लोग क्या हो गए, बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ, है ना। देखिए चीज़ों को समझिए, पूरा डिटेल्स नहीं दिया है लेकिन यहाँ समझने वाली बात है। देखिए बहुत जल्दी जो खराब होता है ना, खराब क्यों जल्दी हो जाता है, जब आपका संपर्क, देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी है जल जनित हो जाता है। अगर नमी से संपर्क हुआ वो तुरंत संक्रमित हो जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा कौन ऐसा फल है जो जल्दी खराब होता है, तो जल्दी खराब होने में क्या हो जाएगा, केला हो जाता है। केला सबसे जल्दी खराब हो जाता है ना। केला क्या होता है, सबसे जल्दी खराब हो जाता है, ठीक। और सबसे समझिए खराब होता ही नहीं है, वो क्या हो जाता है। अगर कौन ऐसा चीज़ है जो खराब नहीं होता है ना, बहुत वर्षों तक वो सुरक्षित रह सकता है, जैसे शहद। शहद बहुत सुरक्षित रह सकता है, यह खराब होता ही नहीं है ना। और एक चीज़ और भी है जो खराब नहीं होता, जैसे ओरिजिनल, अगर आप नमक देखते होंगे, ओरिजिनल नमक, वो ओरिजिनल नमक जो है वो खराब नहीं होता। ओरिजिनल जो नमक है ना, वो खराब नहीं होता। आपको एक और भी बात बता दें, अगर हम लोग केसर की बात करें, केसर का जो सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर में होता है केसर, है ना। अगर केसर को हम लोग गर्म स्थान पे रख दें, गर्म स्थान पे, तो गर्म स्थान पे जैसे ही रखेंगे केसर खराब हो जाएगा। इसलिए ठंडे जगहों पर केसर को, ऐसे केसर उपजता भी है, तसर ही इसका है, एकदम पहाड़ी जहाँ पे बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट हो, है ना, वहीं पे ये जो केसर है बहुत महंगा मिलता है। और केसर को सही और गलत यानी कि असली और नकली में कैसे फ़र्क करेंगे, तो केसर को पानी में रख दीजिए, जब पानी में आप रखेंगे तो घुल जाएगा, है ना, उसका रेशा ही नहीं दिखाई देगा, तब समझिए कि ये जो केसर है वो ओरिजिनल हो जाता है ना। और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है। बीपीएससी ने लगभग 6-7 बार प्रश्न पूछा है ना। तो चलिए हम लोग इसमें क्या देख रहे थे, कहता है कि कम अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाला खाद्य पदार्थ कौन हो जाता है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था। हालांकि पानी के संपर्क में रहने से, जैसे आप देखते हैं बहुत ऐसा, भारत में बहुत ऐसा बीमारी है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी होता है जल जनित रोगों से होता है। जल अगर खराब, पटना में देखिए, पटना में तो सबसे ज़्यादा बीमारी हो जाता है। अगर आप पानी अच्छे तरीके से नहीं पी पाते हैं, अगर सही ढंग से नहीं, अगर आप समझिए कि आप पिएंगे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये हो गया। अगला हम लोग का टॉपिक है अध्याय 8, है ना। अध्याय 8 हो जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अध्याय हमारा क्या है, 8 हो जाता है। तो देखिए इसमें कहता है कि रोस की जंग मलेरिया के संग, है ना, मलेरिया के संग। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है ना। क्या हो जाता है, देखिए मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोअल डिजीज है ना, परजीवी से फैलने वाला यह बीमारी हो जाता है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लिख भी ले, है ना। ये हमारा ये प्रोटोजोअल, ये प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम, है ना,
प्लाज्मोडियम जो यहाँ लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम जनित रोग हो जाता है जिसको हम लोग परजीवी बोलते हैं, है ना, परजीवी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मलेरिया होता है, अचानक बुखार लगेगा जिसमें कपकपी हो जाती है और तुरंत आपको गर्मी फील होगा। इसकी कीटाणु जो है आपके ब्लड में चला जाता है और इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये जो परजीवी जनित जो रोग है वो मलेरिया हो जाता है ना। कुछ और भी हम लोग जान जाए, मलेरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, है ना, पेचिस हो जाता है, और एक है डायरिया हो जाएगा। और डायरिया को हम लोग अतिसार भी बोलते हैं, है ना, डायरिया को हम लोग अतिसार भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो बीमारी है वो जल के वजह से हो जाता है ना। और ये जो जल की वजह से इसलिए होता है कि यहाँ पे एक मच्छर पैदा होने लगता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ें, आगे देखिएगा। कहता है कि मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने ही बताया। मलेरिया के बारे में सबसे पहला कौन व्यक्ति है जो इसकी जानकारी दी, वो हो जाता है रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है ना। और ये देखिए कहा जा रहा है इसमें कि रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था, है ना। रॉस का जो जन्म है, रोनाल्ड रॉस का जो जन्म है, इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। और इन्होंने ही सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मलेरिया के बारे में वर्णन किया। और ये जो मलेरिया जो रोग होता है मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है। हालांकि देखिएगा लोग बोलता है, आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं, बड़ा जल्दी ख़त्म होगा। लोग कहता है कि शेर का जो उदाहरण देते हैं कि मर्द ये होता है, मर्द ये होता है। हालांकि अगर रियली में देखा जाए, सचमुच देखा जाए, तो मर्दों में वो दम नहीं होता, मर्दों में ताकत नहीं होता। कभी भी शेर को आप नहीं देखते हैं शिकार करते हुए, शेर कभी शिकार कर ही नहीं सकता, उसमें वो ताकत नहीं है। शेरनी शिकार करती है और शेर उस पर जा कर के कब्जा जमा लेता है। इसी तरीके से जो मच्छर जो है ना, मच्छर एक मादा हो जाएगा, है ना, और एक नर होता है। नर मच्छर कभी भी नहीं काटता, मादा जो मच्छर है वही काटती है ना, वही खून पीती है, वही खून चूसती है। तो देखिए ये जो मादा एनाफिलिस जो मच्छर है, इसी के काटने से यह रोग होता है, क्योंकि यही मच्छर इस रोग का वाहक होता है ना। मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, ठीक है। और एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, बहुत VVI है, बीपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है। कहता है कि कुनैल की पत्तियां छाल से इसका इलाज होता है ना। मलेरिया रोग को मिटाने के लिए किस औषधि का या किस पत्तियों के छाल का या किस पेड़ के छाल का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत बार सवाल पूछा है बीपीएससी। कुनैन की पत्तियां हो जाता है या कुनैन के छाल से इसका इलाज किया जाता है, किसका, तो मलेरिया का, है ना, मलेरिया का। और यह प्लाज्मोडियम जनित रोग है जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं, ठीक है। इतना तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगला अध्याय हमारा है, मैंने नक्शा बनाया बिहार के मानचित्र का अध्ययन। और देखिए बिहार के मानचित्र से यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछा गया है। हालांकि इसमें हम लोगों ने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि उसको हम अलग से कराने वाले हैं, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो, 5-6 वीडियो में आपका पूरा का पूरा बिहार जो है कंप्लीट करेंगे और कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 9वां अध्याय ख़त्म कर लें, है ना। चलिए 9 अध्याय हो जाता है हमारा। 9 अध्याय देखिए, 9 अध्याय में है जो मैपिंग की बात है, जो हमने कहा था कि इसको हम लोग अलग से करेंगे, है ना। इसमें शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा घालमेल हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। अलग से पढ़ना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार का मानचित्र जो हम खुद कराने वाले हैं, भारत का मानचित्र और वर्ल्ड का जो मानचित्र है, सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से होगा। पूरा डिटेल्स तो बीपीएससी और यूपीएससी में हम कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 10, हमारी फसलें, हमारा खान पान, ठीक है। देखिए खान पान, रहन सहन, है ना, और साफ सफाई, 3 चीज़ ही है जिससे दुनिया में लोगों को रोग होता है।
अगर इस 3 चीज़ को आप डिसिप्लिन में अच्छे व्यवहार में लाते हैं तो फिर जीवन में कभी बीमार नहीं होते। चलिए हम लोग देखें अध्याय हमारा 10वां। सर्दी में रबी फसल होता है। पूछा जा सकता है सर्दी में रबी फसल होता है, कौन फसल लगाते हैं? अब देखिए रबी का जो उदाहरण है यहाँ पे दे रहा है ना। रबी का उदाहरण गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जौ हो जाता है, धनिया, सब याद रख लीजिएगा। पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं जो है किसका उदाहरण है? रबी दे देगा, खरीफ दे देगा, जायद दे देगा और फिर दे देगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, है ना। तो इस तरीके से सब याद रखेंगे आप लोग तभी बना पाएंगे, ठीक है। तो रबी का जो उदाहरण है गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाता है, जौ हो जाएगा, है ना, धनिया हो जाता है, गाजर हो जाएगा, आलू भी हो जाएगा, प्याज भी हो जाएगा, टमाटर भी हो जाएगा, है ना, और मटर भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग गर्मी के मौसम में कौन सी फसल होता है? तो जायद हो जाएगा। जायद का कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, है ना। तो देखिए जायद में हो जाएगा तरबूज, है ना, खीरा, ककड़ी, गर्मी के मौसम में आप लोग खाते होंगे। तरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द, मूंग और सोयाबीन। आमतौर पर जायद फसल सबसे कम समय में उपजता है ना। आम तौर पर अगर जायद फसल की बात करें तो बहुत कम समय में इसका डेवलपमेंट होता है ना। आगे देखिएगा, कहता है कि बरसात में लगाई जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे खरीफ का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? धान। हालांकि देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का ही उत्पादन होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चाइना करता है और उसके बाद चावल का उत्पादन हमारा भारत करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। बरसात में लगाई जाने वाली फसल कौन है? खरीफ। और खरीफ का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? धान, चावल। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। सर्दी में यानी कि ठंडा के समय में जो फसल लगाई जाती है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं। देखिए गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं, है ना। तो इतना याद हो गया। देखिए हम लोगों ने एक चीज़ किया था यहाँ पे, बिहार का मानचित्र पर आधारित सवाल बहुत VVI है जो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। पर्यावरण विषय में इस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं दिया गया है ना, लेकिन हम लोग बिहार में स्पेशल अलग से कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना, आगे देख लेते हैं। देखिए जो भोज्य पदार्थ है, कभी किसी अपना राज्य का बहुत ही फेमस हो जाता है तो पूछा जाता है, जैसे बिहार में, तो बिहार जब आप जाएंगे तो लिट्टी चोखा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना। पटना में अब आप देखते हैं, पटना में अधिकतर दुकानें तो आजकल अब नहीं बेचती, है ना, मतलब इक्का दुक्का कहीं नज़र आ जाता है। अब लोग थोड़ा धीरे धीरे क्या है स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं, है ना, ये जो पुराने जो चीज़ें हैं यह बीमारी को पैदा नहीं करता, यह बीमारी पैदा नहीं करता, इसीलिए आज भी इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो इडली जो डोसा है सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है इडली डोसा, वो गुजरात का हो जाता है ना, गुजरात का। और पाव भाजी देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिल्म में भी इसका जिक्र मिलेगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पाव भाजी खा करके पूरा दिन गुजार देते हैं, पूरी रात गुजार देते हैं। और ये फेमस कहाँ पे है? मुंबई में है। और गाना भी है लिट्टी चोखा पे, है ना। खेसारी लाल यादव बहुत अच्छा गाना गाया है लिट्टी चोखा पे, है ना। मनोज तिवारी भी गाए हैं लिट्टी चोखा पे बिहार को लेकर के, है ना। और मछली चावल, जब आप कलकत्ता जाते होंगे, पश्चिम बंगाल जाते होंगे, तो मछली चावल वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसी तरीके से दाल बाटी की बात करें तो दाल बाटी राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और फेमस है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इडली डोसा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात हो जाता है इडली डोसा। अब बहुत ऐसे फिल्म भी देखेंगे जिसमें इडली डोसा गुजराती लोग ज़्यादा खिलाते हैं, है ना। और पाव भाजी देखेंगे कि मुंबई में पाव भाजी बहुत ही फेमस है। वास्तव एक फिल्म है और एक्टर का नाम तो मैं हाँ, संजय दत्त का, उसमें पाव भाजी का वो दुकान करता है ना। तो मुंबई फेमस है और लिट्टी चोखा तो बिहार हमारा है ही, है ना। उसके बाद मछली चावल पश्चिम बंगाल जब भी आप जाते होंगे बहुत अच्छा खिलाया जाता है। दाल बाटी है ये राजस्थान हो जाता है, ठीक है। एक
फुल वीडियो, जो लंबा थोड़ा वीडियो चलेगा, उसमें हम लास्ट में इसको 11 के बाद सारा का सारा अध्याय हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय यहाँ तक समाप्त होता है और हम लोग 5वीं क्लास का पर्यावरण और हम कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बहुत प्यार दिए और इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और पढ़ाई भी करिए और कमेंट्स भी करिए, ताकि हम आपके कमेंट्स का समझिए कि डेली स्टडी करते हैं और जो लगता है कि डिमांड होना चाहिए और सच में हम उसे पूरा करते हैं। पूरी रात जगने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हर लोगों का डिमांड पूरा कर सके। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में, आप अपने साथी संगियों के बीच में एक बार ज़रूर शेयर करें इसे। ठीक है, और कमेंट्स करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।